स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीएस हिंदी सारथी पे। आज हमारा है पॉलिटी, जो हम पॉलिटी सब्जेक्ट कर रहे हैं उसका आज हमारी क्लास नंबर 5 है। इस क्लास में हम देखेंगे कि संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, अनुसूचियां और उनके स्रोत क्या हैं। इसके पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं, तो ये जो हमारा स्पेशल क्लास चल रहा है पॉलिटी का, इसमें आपको अगर आप यूपीपीसी 2026 दे रहे हैं, ठीक है, यूपीपीसी 2026 दे रहे हैं, या फिर जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम आने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो ये जो पॉलिटी के जो ये लेक्चर्स हैं ये आपको इन सभी एग्जामों में काम देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान का भाग 1 है, ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद भाग 1 है, संघ एवं मूल अधिकार का जो संबंध है। इस भाग में हमने क्या रखा है? जो अनुच्छेद 1 है ये क्या कहता है? संघ का नाम, मतलब कि जो भारत का नाम है, ठीक है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। यानी कि ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस अनुच्छेद को समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक ले लेते हैं पेपर, एक तो हम पेपर को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे फाड़ सकते हैं। एक होता है पेपर को हम ऐसे ऐसे 2-3 पेपर ले लें, ठीक है, इनको जोड़ के एक पेपर बना दे। तो जो भारत है ना वो ये है, ना कि ये है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि जो भारत है वो राज्यों से मिलके नहीं बना, बल्कि हमने भारत संघ को उसके प्रशासनिक कार्यों के लिए, ठीक है, उसकी विविधता को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो बहुत अच्छे से चल सके, और जो वेलफेयर के काम है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के वेलफेयर के काम है वो अच्छे से हो सके, इसलिए हमने उसको राज्यों में बांट के रखा है। यानी कि इसका एक और अर्थ है कि भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये पहला अनुच्छेद हमारा कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 3 का जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद है, जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं का नाम में परिवर्तन, ये बात कही गई है अनुच्छेद 3 में, ठीक है। ये जो सारी बातें हैं ये अनुच्छेद 3 के द्वारा कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, ठीक है, राज्यों का क्षेत्रों की सीमाओं को घटा बढ़ा सकता है। इसी के साथ हम जान लेते हैं ये काम कर कौन सकता है? ये काम केवल संसद कर सकती है, यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कर सकती है। अनुच्छेद, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। देखिए अनुच्छेद 13 क्या कैसा कहता है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां होंगी वो न्यायिक समीक्षा का आधार, ठीक है। जितनी भी, मान लो कि ये जो अनुच्छेद 13 है ना, ये क्या करता है? न्यायिक समीक्षा को बताता है। इसी के आधार पर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना, जो जुडिशरी है वो न्यायिक समीक्षा करती है। न्यायिक समीक्षा मतलब क्या? राज्य, मान लो विधानमंडल या फिर स्टेट कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाती है जो एफआर को वायलेट करती है, तो क्या होता है? इस वायलेशन को जो एग्जामिन कर सकती है, जांच कर सकती है, वो होती है हमारी न्यायपालिका, ठीक है। तो और ऐसे किसी भी विधि को, यानी कि किसी भी लॉ को फिर वो क्या करेगी? खत्म कर देगी, या फिर तर्कसंगत, क्योंकि वो जो हमारे एफआर है उनको डैमेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है? कहता है कि अस्पृश्यता जो है, जो अनटचेबिलिटी है, यानी कि छुआछूत का पूर्ण विरोध करता है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये क्या करता है? ये पूर्ण विरोध करता है, यानी कि पूर्ण विरोध या पूर्णता निषेध करता है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप ऐसा करते पाए जाएंगे तो ये दंडनीय अपराध, यानी कि कानूनी रूप से भी इसके खिलाफ लॉ बनाए गए हैं। तो छुआछूत हमारे देश में संवैधानिक मूल अधिकार में भी है कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते, ठीक है, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। फिर एक और इसके बाद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 का। देखो अनुच्छेद 21 का में क्या कहा गया है? जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था उसको, जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के, ये जो है ना, ये 6 से 14 याद रखना भाई। कभी कभी ये बार बार भूल जाता हमको कि 7 से 14 ईयर है, 7 से 8 to 14 है, या 5 to 14 है। तो ये हमको याद रखना है 6 to 14 ईयर के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, ये जोड़ा गया। और ये मूल अधिकार में नहीं, ये जोड़ा गया कब? 86वें संविधान संशोधन में, जो अमेंडमेंट हुआ था 86, उसमें जोड़ा गया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें
आगे कुछ जो वो है अनुच्छेद है उनकी बात करते हैं। ठीक, इस पे मत जाइएगा। हाँ, हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है। देखिए इसमें बहुत सारे अनुच्छेदों को मैंने नहीं रखा है, एक जनरल अनुच्छेद को रखा है, लेकिन जो और आर्टिकल्स होंगे ऐसा कोई आर्टिकल्स नहीं जो मिस होगा, इसमें नहीं है तो आगे एमसीक्यू जो इसके 100 एमसीक्यू होंगे, 50+ एमसीक्यू होंगे, उसमें आपको जो इस पीडीएफ मतलब इस पार्ट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जो थ्योरी वाला पार्ट इसमें अगर नहीं मिलेंगे तो आपको एमसीक्यू वाले में वो अनुच्छेद मिल जाएंगे। तो दोनों अलग अलग को ऐसे किया गया। तो जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 32 है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि संवैधानिक जो उपचार हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ये जो हमारा है ना, जो पूरा एफआर है उसको यही तो लागू करता है। मौलिक अधिकारों के हनन पर हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 5 प्रकार की जो रिटें हैं वो जारी करने की शक्ति देता है ना। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सारी जो रिटें हैं ये कौन देता है? इसी के द्वारा आप न्यायालय जा सकते हैं कि आपके ये एक हिसाब से कहें कि मौलिक अधिकारों का रक्षक है। ये एफआर का ये क्या है? प्रोटेक्टर है। अगला है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 40, जो आर्टिकल 40 है ये किससे संबंधित? ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित और किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का हिस्सा है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला जो है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है डीपीएसपी से ही है, क्या है? अनुच्छेद 44। इसमें क्या बात कही जाती है? इसमें बात कही जाती है एक समान नागरिक संहिता की। ठीक है, जो सिविल कोड है उसकी बात कही जाती है, यानी कि नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास। अभी हाल ही में कुछ राज्यों ने ये शुरू किया है। आप बताइए कि कौन कौन राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया। चलिए आगे चलते हैं। जो आगे हमारा ना अनुच्छेद 45 की बात है, यानी कि 45, आर्टिकल 45 में क्या कहता है? आर्टिकल जो 45 ये कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देख तथा शिक्षा का प्रावधान करने का प्रयास करना चाहिए। ये भी जो एक डीपीएसपी का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का हिस्सा है। उसके बाद जो आर्टिकल 50 है यानी कि अनुच्छेद 50 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। यानी कि अगर हम भारतीय लोकतंत्र या भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर भारतीय पूरा जो स्टेट है ना उसकी बात करें तो जो न्यायपालिका को यानी कि कार्यपालिका को जो न्यायपालिका से पृथक करने की बात करता है वो अनुच्छेद 50 करता है। यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करना, हमारे देश में जो स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा है उसके एवज में जो एक आर्टिकल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसमें हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 50 है वो क्या कहता है? वो साफ साफ कहता है कि आप जो कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका से अलग रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अनुच्छेद 50 क्लॉज ए यानी कि 51 अनुच्छेद आर्टिकल 51। ये क्या किससे संबंधित है? ये फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। फंडामेंटल राइट्स को हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जो हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये हम कह सकते हैं ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ठीक है, कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन के एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लघु संविधान भी कहते हैं इस संशोधन को। तो इसमें क्या है? कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, फिलहाल 11 मूल कर्तव्य की बात की जाए, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे फंडामेंटल ड्यूटी भी हैं, पर इन फंडामेंटल ड्यूटीज को हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते। ठीक है, अनुच्छेद 72 की बात करते हैं यानी कि 72 की। इसमें क्या है? इसमें जो राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति है, मृत्युदंड सहित किसी भी सजा को क्षमा कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, और परिहार करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा आ जाता है? 110। बार बार पूछा जाता है, ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें पॉलिटी के 5 से 7 क्वेश्चन आए और आर्टिकल 110 ना देखने को मिले।
110 आर्टिकल नंबर 110 आपको 100% से, और अगर 5 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं तो ये आएगा ही जरूर किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें बात क्या कही जाती है? इसमें बात कही जाती है धन विधेयक की परिभाषा दी जाती है, डिफिनेशन ऑफ मनी बिल जो होता है। अच्छा, लोग क्या करते हैं इसमें, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इसमें बात ये है ना कि जो मनी बिल है ना, ये नॉर्मली फाइनेंस बिल के जैसे ही होता है, बट इसकी परिभाषा कौन दे सकता है? स्पीकर जो होता है ना, किसी भी बिल को ये बोल देगा ये मनी बिल है, तो ये क्या हो जाएगा? तो वो बन जाएगा मनी बिल। ठीक है, इसमें स्पीकर की जो शक्ति है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो अनुच्छेद 110 है वो किससे रिलेटेड है? मनी बिल से, यानी कि धन विधेयक से है। इसको तो बोलना ही नहीं है, स्टार लगा हुआ देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 112 की बात करते हैं। जो हमारे देश में बजट पेश होता है, बजट आप सबने सुना होगा, राज्य ने बजट पेश किया, स्टेट बजट हो गया, ठीक है, और एक हो गया नेशनल बजट हो गया। तो ये जो बजट पेश होता है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसका हम 112 है, और ये बजट का नाम क्या देता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, इसको हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 123, ठीक है, ऑर्डिनेंस से संबंधित है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब कभी भी हमारी संसद नहीं चल रही होती है और कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है, जब देश को एक किसी त्वरित, मतलब कि एक इमीडिएट लॉ की आवश्यकता होती है किसी पर्टिकुलर मैटर पे, तो उस शांति या फिर विश्राम काल के समय में राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है वो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करे, और ये जो शक्ति होती है उसको 123 से प्राप्त होती है, यानी कि अनुच्छेद 123 से मिलती है। ठीक है, इन सारी बातों को हम अगली क्लास में जब ये सारी बातें पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के वर्ग और लोकसभा में अलग अलग चीजें जो पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, तो वहां बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ये ऑर्डिनेंस या अध्यादेश का क्या मतलब होता है, कैसे जारी होता है, कब तक जारी रहता है, कौन जारी करता है, फिर कौन हटाता है, ये सारी बातें वहां पढ़ेंगे। अभी एक ये जो स्पेशल क्लास है, ये इसका एक ही मतलब है कि कम टाइम में अगर आपको इस क्लास से कुछ देखना हो तो आपके 2-3 क्वेश्चन बेयर मिनिमम किसी एग्जाम में सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है अनुच्छेद, प्रश्न में बोल दिया, अनुच्छेद 155 क्या कहता है? अनुच्छेद 155 कहता है कि जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। बार बार पूछा गया है, पीवाईक्यू भी आया था, ये वाला अनुच्छेद आपको याद होगा 2024 के पीसीएस में मिलान करने में आया था ये। ठीक है, अभी भी जल्दी एग्जाम हुआ था कोई जीआईसी या ऐसा कुछ, उसमें पूछा गया था। तो जो 155 कहता है, ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। फिर बात आती है 213 की। अनुच्छेद 213 क्या कहता है? अनुच्छेद 213 कहता है कि विधानमंडल सत्र में ना होने पर राज्यपाल की अध्यादेश जारी, यानी कि राज्यपाल को भी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। अब जो राष्ट्रपति को देता है 1, 2, 3 से देता है, और जो राज्यपाल को देता है यानी कि गवर्नर को देता है वो किससे देता है? 2, 1, 3, बस 2 को आगे कर दीजिए, थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, 223 की बात होगी तो राज्यपाल के ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है। ठीक है, अगर बात होगी किसकी? अगर बात होगी 123 की तो कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक आप लोगों ने अगर देख लिया, अगर आप इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात है अनुच्छेद 226 की। अनुच्छेद 226 में क्या कहा गया है? देखो, अनुच्छेद 226 क्या कहता है? मूल अधिकारों एवं अन्य प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है में रिट निकालने की शक्ति है। देखो, अब हमने पढ़ा था एक अनुच्छेद 32, ये था सुप्रीम कोर्ट को देता था। जो अनुच्छेद 226 है ना, ये देता है रिट निकालने की शक्ति किसको? हाई कोर्ट को। बस इतनी सी बातें हैं, दोनों को याद रखना है, और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जैसे
किसी चीज में बहुत, आप मान लीजिए कि कोई आपका पसंदीदा खाना हो, ठीक है, उस खाने में नमक डालना बहुत जरूरी ना, तो ये जान लीजिए कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपके जीवन के नमक हैं। अगर आप पॉलिटी के एग्जाम दे रहे हैं, ये प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो मिलान में आपको मिलाने के लिए तो बहुत ज्यादा प्रबल संभावना बन जाती है। चलिए अगला प्रश्न है। अब ये मैं प्रश्न कह सकता हूँ ना, देखिए ये जो तथ्य है ना, ये जो आर्टिकल है, ये 110% एग्जाम में आता ही आता डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि 280 कहता है कि वित्त आयोग का गठन होगा, कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। कितने वर्ष में? 5, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाएगा। काम क्या करता है? राजस्व बंटवारे के बारे में बताता है, कितना राज्य को देना चाहिए, कितना केंद्र को देना चाहिए, कैसे बंटवारा होना चाहिए, ये सारी बातें हम पूरा वित्त आयोग पे, क्योंकि ये हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस पे हम पूरा एक चैप्टर करेंगे, इसके सारे डायमेंशन को जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो 280 है वो किससे रिलेटेड है? वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन को कौन बनाता है, गठित कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी गठित करते हैं। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्षों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है 312, यानी 312। क्या कहता है आर्टिकल 312? कहता है कि अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडियन सर्विस जो है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस है, राज्य की नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने का विशेष अधिकार है। राज्यसभा जो होता है उसको, ठीक है। यानी कि देखो 300, इसमें क्या कहा गया है? इसमें बस इतना ही कहा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं रहेंगे। आगे चलते हैं। 315, 315 क्या कहता है? देखो 315 कहता है कि संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का गठन किया जाएगा, ठीक है, ये 315 कहता है। फिर जो आर्टिकल 324 है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित है, ठीक है। ऊपर वाले भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थे। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूछता ना कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है, कौन सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो ये सब जो है संवैधानिक निकाय है। कौन कौन? 280 के थ्रू क्या था? फाइनेंस कमीशन, फिर यूपीएससी, पीसीएस, और अब आ गया है अनुच्छेद जो 324 है, ये भी एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। क्या है? निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, ठीक है। देखो ये जो निर्वाचन आयोग है ना, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की बात करता है 324, ये किसको देखता है? ये लोकल इलेक्शन को नहीं, जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं उनको नहीं देखता है। उनके लिए कौन सा होता है? राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है। ये पूरे देश के जो एमपी, एमएलए और फिर राष्ट्रपति, ठीक है, जो जनरल इलेक्शन होते हैं उनको ये गवर्न करता है भारत के, और सारे साथ, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 352। देखो 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया जा सकता है देश में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की बातें करता है। हमारे देश में 3 प्रकार की नेशनल इमरजेंसी है, पीछे भी वीडियो में, पिछली लेक्चर में हम बात किए हैं। पहला होता है, देखो, एक राष्ट्रीय होता है ना, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, इमरजेंसी भी बोलते हैं। दूसरा होता है प्रेसिडेंट रूल होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल होता है। तीसरा होता है फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ठीक। देखो इनमें अंतर क्या है? नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? जब किसी भारत, मतलब कोई भी देश, हमारे देश पे कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, या फिर हमारे देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, मतलब कि लोग हथियार उठा के विद्रोह कर दें, ठीक है, ऐसा विद्रोह देखने को मिले, ठीक है। ऐसे आंतरिक 3 स्थितियों में हम इमरजेंसी लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य पे लग सकता है, किसी राज्य विशेष पे लग सकता है, और फाइनेंस इमरजेंसी अभी तक लगी नहीं है। तो जो 352 है
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय आपातकाल से। और वहीं 356 रिलेटेड है प्रेसिडेंट रूल से, ठीक है, जिसको हम राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने का भी बोलते हैं। तो ये जो इसको याद रखना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये किस भाग में है, तो 18 भाग की बात हम अलग से करेंगे, जितने भागों में क्या क्या है, किस भाग में क्या है ना, उनकी ये जो इसमें भाग लिखा होगा ये इससे आपको नहीं मतलब है, हम भाग को अलग से बताएंगे, ठीक। चलिए अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट है 368। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, 368 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 368 में ही भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, और कौन कर सकता है, संसद केवल कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। कि ये जो हमारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो बार बार एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ देख लेते हैं कि फटाफट, नहीं हम जो भाग है उसको आगे लेंगे, फिलहाल हम देखेंगे कि जो अति महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं, ठीक है, इन अनुसूचियों में किसमें क्या है, इन चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8 क्या थी मूल रूप से, ठीक है। फिलहाल कितनी है, 12 वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से कितनी थी, मूल रूप से 8 थी, उसके बाद जो अनुसूचियां वो जोड़ी गई। तो जो पहले अनुसूची है उनकी बात करते हैं। जो अनुसूची 1 से 3 की बात की गई है, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, देखो प्रथम अनुसूची में बेसिकली क्या है, राज्य के, देखो प्रथम अनुसूची में क्या है, प्रथम में है ना राज्य और केंद्र शासित के नाम और क्षेत्र अधिकार। जो आर्टिकल 1 से 4 तक की बातें हैं ये प्रथम अनुसूची में है, फर्स्ट शेड्यूल में है, ठीक है। वही दूसरी जो अनुसूची है, वही जो दूसरी अनुसूची है ना, दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि, ठीक है। इसमें कुछ नाम है, इन नामों को आपको याद रखना, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, है ना, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष यानी कि उपाध्यक्ष, ठीक है, और वहीं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हमने कर ली है, ठीक है। उच्च न्यायालय के और भारत के जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, इनको इनमें शामिल किया गया है। क्या इनके शामिल किया गया, वेतन भत्ते पेंशन संबंधित प्रावधान की बात की गई है। अगला जो है तीसरी अनुसूची में क्या है, ठीक है। जो तीसरी अनुसूची है इसमें बेसिकली क्या है, विभिन्न जो वो चीजें हैं, जो शपथ लेते हैं लोग और जो प्रतिज्ञा लेते हैं उनकी बातें की गई है, ठीक है। तो जो इनमें प्रतिज्ञा और शपथ की बातें की गई हैं। अच्छा, अभी आप बात करेंगे अगर शपथ और प्रतिज्ञा की बात करेंगे ना, और तो इसमें एक चीज और है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञा जो है राष्ट्रपति की नहीं कही गई है, इसमें राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञा की बातें नहीं आती, उनके लिए अलग से आर्टिकल है, आगे बात करते हैं अनुसूची 4 से 6 की। तो अनुसूची 4 से 6 में जो है ना, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होता है उससे बातें की गई, ठीक। आगे जो है अनुच्छेद 5वीं अनुसूची में क्या है, देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, 1 मिनट में इसको बड़ा कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो जो हमारे 5वीं अनुसूची है, आइए देखते हैं 5वीं अनुसूची है। जो 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, जो 5वीं अनुसूची है, ठीक है। इसका संबंध जो है ये आर्टिकल 244 से है, ठीक है। और जो 6ठी अनुसूची है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कहा गया है,
छठी अनुसूची है ना, जो छठी अनुसूची है इसमें बेसिकली बात है उन राज्यों की बात की गई है। हमने पहले भी आपको एक ट्रिक बताई थी, AMTM, हम इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। इसमें किन राज्यों को रखा गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को रखा गया है। ठीक है, और इनके जो है जनजातीय प्रशासन के उपबंध को इसमें रखा गया है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। हमने 6 अनुसूची कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची नंबर जो है क्या है? 7 से 8। चलिए देखते हैं। अनुसूची नंबर 7, 9 और 8। ठीक है, कौन सी है? 7, 8 और 9 की बात है। 7 में क्या किया गया? जो अनुसूची 7 है ना, इसमें क्या किया गया? शक्तियों का विभाजन। इसमें देखो, शक्तियों को विभाजन मतलब केंद्र एक हो गया, एक राज्य हो गया, ये दोनों शक्तिशाली हैं, इनके बीच में बांटा गया है। जो केंद्र को दिया गया इसको संघ सूची कहते हैं और जो राज्य को दिया गया इसको राज्य सूची कहते हैं। ठीक, और इनके बीच में उनको बांटा गया शक्तियों को। ठीक है, और 3 सूचियों की बात करते हैं हम। हमने पहले भी इसकी बात की है। एक हो गया संघ सूची, संघ, दूसरी राज्य और तीसरी हो गई सूची क्या? समवर्ती। देखिए, आपको अगर इस वीडियो का PDF यानी कि ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, क्या नाम उसका नाम है हिंदी सारथी, लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक देखा है चैनल को तो हमें लाइक और शेयर और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं हमारे साथ में। तो हमने क्या देख रहा था? हमने देखा था कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों को रखा गया जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। देखो, संघ सूची से जो रिलेटेड शक्तियां ना, जो इसमें सब्जेक्ट रखे जाएंगे उस पे कौन कानून यानी कि लॉ बनाएगा? उसमें लॉ जो बनाएगा वो बनाएगा कौन? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट सूची है यानी कि स्टेट की जो लिस्ट है ना, उस पे कौन बनाएगा? उस पे स्टेट बनाएगा। और जो तीसरी सूची है, मान लो कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो इन तीनों में नहीं रखे गए हैं तो उनको हम रख देते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, और समवर्ती सूची में देखो, समवर्ती सूची पे अधिकार बनाने का है दोनों का। ठीक है, लेकिन किसका ज्यादा प्रबल अधिकार होगा? तो केंद्र का होता है इन सूचियों में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं संघ में 100 विषय हैं, राज्य में 61 विषय हैं। ठीक है, देखो मूल रूप से इसमें कितने थे? 97 ही थे। ठीक है, अभी बढ़ गए हैं और समवर्ती में 52 सब्जेक्ट रखे गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारी 8वीं जो अनुसूची है ये किससे? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं से है। ठीक है, पर मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी जब संविधान में शामिल की गई थी शुरुआत में। बाद में ये भाषाएं बढ़ के हो गई हैं। इन 22 भाषाओं को एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी है 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं में कौन सी है? असमिया, ठीक है, असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक, और हो गया एक हिंदी। ये सारी भाषाएं हैं जो इन 8वीं अनुसूची में रखा गया। और 9वीं अनुसूची देखो ये जोड़ा गया बाद में। जो 9वीं अनुसूची है ना, इसको बाद में जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया? 1975 के बाद जोड़ा गया। इसमें है क्या? इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, 1975 नहीं 1951, तो इनको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अनुसूची 10 से 12 इनके बारे में बात करते हैं। चलिए, अनुसूची 10 जो है ये भी बाद में जोड़ा गया। किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल कानून, ठीक है, इसको भी बाद में जोड़ा गया।
इसको भी बाद में जोड़ा गया है। इसमें दो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, 102 और 191। ये दो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं इससे। दल बदल कानून है जिसको 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया। अच्छा, इस दल बदल कानून पे सबसे ज्यादा अधिकार किसका होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अभी काफी चर्चा हो रही होगी वर्तमान में, ये जो अनुसूची है और ये जो कानून है काफी चर्चा में है। इसको याद रखना, इस अनुसूची को। किस में है ये? 10वीं में। चलिए आगे चलते हैं। 11वीं किससे संबंधित है? ये जो अनुसूचियां संबंधित है ये लोकल बॉडीज से है, जो हमारे मतलब तीसरी सरकार होती है। 3 प्रकार की सरकारें अगर हम देखें भारत में है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक जो लोकल गवर्नमेंट होती है, यानी कि पंचायतें जो होती हैं। पंचायत की शक्तियां और जिम्मेदारियां इसमें बातें की गई है ग्राम पंचायत की। ठीक है, ये जो ग्रामीण प्रशासन का है उससे संबंधित है। इसमें क्या है? 29 विषय शामिल है। तो इसको जोड़ा कब गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। देखो इसमें दो ही चीजें हैं, जो नगर पालिका वाला वो 74वें में जोड़ा गया, जो पंचायत वाला हो वो 73वें में। बस ये ध्यान रखना है। और नगर पालिका में कुछ 18 विषय शामिल किए गए। तो ये हमारा रहा जो वर्तमान में कुल मिला के कितनी, वर्तमान में कुल मिला के हमारी 12 अनुसूचियां हो गई हमारे संविधान में। लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? मूल में केवल 8 अनुसूचियां थी। बाद में 4 को ऐड किया गया, टोटल हो गई है 12। पहली अनुसूची जोड़ी गई 1951 में, जो पहला प्रथम संविधान संशोधन भी था। तो याद रखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट में हम बात करेंगे कि जो संविधान में हमारा जो संविधान निर्माण हुआ उस समय हम जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माण में हमारे संविधान जो निर्माणकर्ता थे उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को ऑब्जर्व किया, उनको अच्छे से एग्जामिन किया, अच्छे से उनको पढ़ा। उसके बाद जो भी अच्छी चीजें थी और जो भी भारत के जो जियोग्राफिकल कंडीशन थी, जो यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन है, जो यहाँ के सोशल कंडीशन है, उन सबको देखते हुए, जो रिलीजियस कंडीशन है उन सबको देखते हुए जो सबसे अच्छा उपयुक्त नियम कानून लगे वो हमारे संविधान में शामिल किए हैं। तो इस स्रोत का जो हिस्सा है, इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि किस देश के संविधान से हमारे संविधान में कौन सा पर्टिकुलर जो फिनोमिना है या फिर जो चीज है, जो लॉ है, जो बातें हैं वो ली गई। तो पहला जो हमारा सेक्शन है, भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटेन का। हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी 1935 में एक लंबा दस्तावेज लाई थी, संवैधानिक दस्तावेज लाई थी, जो भारत के पूरे शासन प्रणाली को उसमें व्यवस्थित तरीके से बताया गया था क्या कैसे होगा। इसी के द्वारा हमने ये भी किया था, जो संसदीय प्रणाली हमारी है वो भी हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया था। हम करीब 250, ठीक है, 250 से भी ज्यादा उपबंध हमने इस संविधान से अपने संविधान में, मतलब इस जो पर्टिकुलर अधिनियम था शामिल किया है, बशर्ते उसमें कुछ बदलाव किए हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो सारे चीजें शामिल की हो गई होंगी वो बदलाव के द्वारा ही की गई थी। तो देखते हैं क्या क्या था। जो मूल रूप से था, जो संघीय तंत्र है भारत का, ठीक है, जो फेडरल सिस्टम है, उसको कार्यपाल, जो राज्यपाल का कार्यालय है, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन उपबंध है, ये सारे जो प्रशासनिक उपबंध व प्रशासनिक निवारण, ये सारी जो बातें थी ना, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। और उसी में ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ बातें ली गई थी, जैसे संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विसदन की व्यवस्था। जैसे कि हमारे ऊपर है ना, जो हमारी संसद है, एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ है राज्यसभा। बेसिकली हमारी संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। जो हमारी संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारी संसद बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने बात की यहाँ मतलब कि ब्रिटेन और यहाँ की, और आगे जो हमारा है वो बेसिकली कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड का।
ठीक है, हम बात करेंगे कि अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। चलिए देखिए, बेसिकली अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, तो जो यूएसए है इसके संविधान से मैं यहीं पे लिखते चलूंगा, जिससे यहाँ पे भी लिखा गया है, मैं लिख भी दूंगा जिससे आप लोगों को जरा भी कंफ्यूजन ना हो। एक तो मूल अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो जो इम्पोर्टेंट है एफआर, ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना, अनुच्छेद आर्टिकल 61, ये भी अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया। अगला जो है आयरलैंड का संविधान, जो आयरलैंड का संविधान है यहाँ से हमने क्या लिया है, बेसिकली डीपीएसपी बार बार पूछा जाता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति हमने ली है वो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। और साथ में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के साथ में एक और चीज जो यहाँ पे छूट गई है, राज्यसभा के सदस्य का नामांकन होता है वो भी हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है कनाडा। हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया है, जो हमारा सशक्त केंद्र है ना, जो ताकतवर केंद्र है उसको, और एक और बातें हैं अवशिष्ट शक्तियां। अगर हमने बात की थी जो 3 विषय थे, कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पे कोई नहीं कानून किसी सूची में नहीं होंगे, तो उन पे कौन बनाएगा कानून, तो वे केंद्र बनाएंगे, उनको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, ये जो बातें कही गई ये कनाडा के संविधान से हमने अडॉप्ट की है। और एक बात अडॉप्ट की है क्या, राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, हमने कहा से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है, तो यहाँ से हमने लिया है जो समवर्ती सूची है उसको लिया है, और साथ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। कभी कभी गतिरोध हो जाता है किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, तब राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये जो बातें हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, उसके बाद जो यूएसएसआर था, मतलब पूर्व में सोवियत संघ था, अभी रसिया है, यहाँ से हमने लिया मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श, यहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है फ्रांस। तो फ्रांस से हमने गणतंत्र, जो हमारा रिपब्लिक है, ठीक है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो हमने फ्रांस से लिया है, और साथ में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को भी हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया यानी कि 368 जो है अनुच्छेद वो, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, और जो जर्मन और जापान से संबंधित है, ठीक है, जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसको हमने लिया है जापान से, और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो हो जाता है इसको हमने लिया है जर्मन के संविधान से। ठीक है, तो ये हमारा जो था आज का सेशन था, हमने उन सारे तथ्य को इसमें रखा था जो क्या करते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर और ज्यादा अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि 4 और क्लासेस पढ़ चुकी हैं इसकी, आप वहां जाके प्रस्तावना, संविधान निर्माण, इन सब पे क्लास देख सकते हैं। आने वाले आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही ज्यादा ये क्लास हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। हम आगे अभी इसके पार्ट 2 आएगा, अभी ये जो हमने पढ़ा ना इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट, ठीक है, 50+ क्वेश्चन का करेंगे, और देखेंगे कि पीवाईक्यू को भी शामिल करेंगे उस टेस्ट में, और एमसीक्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में वो होगा, और उसमें देखेंगे कि हम कितना सही कर पाते हैं इस लेक्चर के बाद। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हिंदी सारथी से।